कोई व्यक्ति फेक लॉ डिग्री को यूज करता है और अपने आप को प्रिटेंड करता है एडवोकेट होना, और ऐसा करके वो कई केसेस में अपनी फाइलिंग्स करता है, रिप्रेजेंटेशन करता है, तो ऐसे ऑफेंस में क्या वो बेल प्राप्त कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत ही लैंडमार्क रूलिंग में डिसाइड किया है। आइए इसको समझते हैं। नमस्कार, वेलकम बैक टू आयुषीज जुडिशरी एंड लॉ क्लासेस। हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं जजमेंट सीरीज 2026। आपको याद हो, ये बहुत ही स्पेशल सीरीज होने वाली है क्योंकि इस सीरीज के लिए मैंने कोलैब किया है द वर्डिक्ट टुडे की टीम के साथ। तो वर्डिक्ट टुडे की टीम ने मुझे जो है इसके जर्नल्स भेजे हैं और इसके जर्नल्स में एक एक इशू में एक एक इंपॉर्टेंट जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है इस साल, उसको हम सीखेंगे। फर्स्ट जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो केस है ज़ीबा खान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में, जो डिसाइड हुआ है 11 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब इस केस के फैक्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस केस में क्या हुआ था, जो अक्यूज था वो फोर्ज लॉ डिग्री को यूज कर रहा था। उसके पास LLB, LLM, PhD तक की उसने फोर्ज लॉ डिग्री दिखा रखी थी। वो खुद को एडवोकेट बता रहा था और एडवोकेट बताते हुए उसने क्या किया था, मल्टीपल कोर्ट्स और मल्टीपल अथॉरिटीज के सामने फाइलिंग, रिप्रेजेंटेशन एक्सेट्रा उसने किया हुआ था। और सिर्फ ये नहीं था, वो क्या कर रहा था, प्रिपेयर करने में और सर्कुलेट करने में इन फेक डिग्रीज को, सर्टिफिकेट्स को भी हेल्प कर रहा था। एक तरीके से एक मास ऑर्गेनाइज्ड रैकेट चला रहा था। उसके अगेंस्ट मल्टीपल FIRs रजिस्टर्ड थी कई ऑफेंसेस के अंदर, जो कि बहुत ही गंभीर तरीके के ऑफेंसेस होते हैं, जो कि है आपके 419, 420, 467, 468, 471 IPC के ऑफेंसेस से रिलेटेड। अब क्या हुआ, जब सेशंस ट्रायल के सामने ये केस गया और अक्यूज ने अपनी बेल एप्लीकेशन लगाई तो सेशंस जज ने उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर अब अक्यूज ने अपनी बेल एप्लीकेशन हाईकोर्ट के सामने मूव करी और हाईकोर्ट ने उसे बेल ग्रांट कर दी। उससे जो है कंप्लेनेंट अग्रीव थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस एप्लीकेशन को फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बेल के संबंध में बहुत ही अच्छे और बहुत ही समराइज्ड प्रोविजंस दिए हैं। तो हम उसको एक एक करके समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सबसे पहले बात करी है कैंसिलेशन ऑफ बेल के बारे में एंड अनलमेंट ऑफ बेल के बारे में। सेकेंडली, स्पेशल एजेंसी से जांच के संबंध में इसमें बात की गई है कि कब उसमें जांच का ऑर्डर करना चाहिए। और थर्डली इसमें बात की गई है कि कोई अपनी अगर बेल एप्लीकेशन मूव कर रहा है तो उसमें क्या क्या मेंशन होना चाहिए और किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसमें फिक्स की गई है। ये इस लैंडमार्क रूलिंग में देखने मिलता है। आइए एक एक करके इन इश्यूज को समझते हैं। तो सबसे पहले जो बात हुई है कैंसिलेशन ऑफ बेल और जो है अनलमेंट ऑफ बेल के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस कई जजमेंट्स को, कई रूलिंग्स जो लैंडमार्क हैं, अराउंड 15+ रूलिंग्स को इसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है, डिस्कस किया है और उन्होंने फर्क बताया है इसमें। तो सबसे पहले तो बात करें कि बेल मिलने के आधार क्या है। तो अगर कोई कोर्ट बेल देना चाह रही है तो उसको किन चीजों के बारे में पहले देखना चाहिए। तो बेल जो है, वो जो कहते हैं कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन, वो तो सही बात है। तो यूजुअली आपने अगर कोई ऑफेंस हुआ है और किसी को अरेस्ट किया है तो वो बेल एप्लीकेशन लगाता है उस कस्टडी से रिलीज होने के लिए। अब इस बेल एप्लीकेशन को डिसाइड करने के लिए सबसे पहले कोर्ट्स को किन फैक्टर्स को देखना चाहिए। तो अमंग अदर थिंग्स कोर्ट ने वेरियस डिसीजंस में बोला है कि सबसे पहले तो ये देखना चाहिए प्राइमा फेसाई केस है या नहीं, रीजनेबल ग्राउंड है कि अक्यूज ने वो ऑफेंस कमिट किया है कि नहीं। सबसे पहले ये देखना चाहिए। फिर उस ऑफेंस का नेचर एंड ग्रेविटी, इस चीज को देखना चाहिए। फिर सिवियरिटी इन द पनिशमेंट कितनी है, अगर कन्विक्शन होता है तो क्या उसका सीरियसनेस रहेगा, वो देखना चाहिए। अक्यूज्ड का क्या डेंजर है, एब्सकॉन्ड कर जाएगा, फ्ली कर जाएगा, अगर उसको बेल पे डालेंगे कभी देखने ही नहीं मिलेगा दोबारा, ये देखना चाहिए। उसका कैरेक्टर, बिहेवियर, पोजीशन, स्टैंडिंग इन द सोसाइटी क्या है, वो देखना चाहिए। उसके एंटीसीडेंट्स देखने चाहिए कि उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, क्या वो दोबारा ऑफेंस कर सकता है, इस लाइकलीहुड को देखना चाहिए। क्या अगर उसको बेल पे रिलीज कर दिया तो विटनेस को वो डराएगा, धमकाएगा, उनको इन्फ्लुएंस कर देगा, क्या उनको आगे प्रोसीड नहीं करने देगा केस के साथ, ये देखना चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि क्या उसको अगर बेल दे दी तो क्या जस्टिस हैम्पर होने का डेंजर रहेगा सोसाइटी में, ये भी देखना चाहिए। तो ऐसे कई फैक्टर्स हैं जिनको देखते हुए कोर्ट को बेल डिसाइड करनी चाहिए। अब इन फैक्टर्स को देखते हुए अगर कोर्ट बेल ग्रांट कर देती है,
ठीक है, तो वो बेल जो होता है वो कुछ कंडीशंस के साथ दी जाती है, जैसे क्या कि वो रिपीट नहीं करेगा ऑफेंस को, वो विटनेसेस को डराएगा धमकाएगा नहीं, वो हर पेशी पे कोर्ट के सामने उपस्थित होता रहेगा, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के साथ कोऑपरेट करेगा, एक्सेट्रा। तो अब इन सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए कोर्ट ने जब बेल दे दिया किसी कंडीशंस के ऊपर, तो वो बेल ग्रांटेड है। अब जो है बात आती है कैंसिलेशन ऑफ बेल की। तो कैंसिलेशन ऑफ बेल जो है वो हमेशा ही आफ्टर ग्रांटिंग ऑफ बेल हो सकता है। तो अगर आफ्टर ग्रांटिंग, पोस्ट ग्रांटिंग ऑफ बेल आपको जिन कंडीशंस पे मिली हैं, अगर आप उन कंडीशंस को वायलेट करते हैं तो फिर आपकी बेल जो है वो कैंसिल हो सकती है। तो यूजुअली रूल क्या है कि आपको अगर बेल ग्रांट कर दी गई है तो कोर्ट उसमें इंटरफियर यूजुअली नहीं करेगी, बचेगी, वो उसको कैंसिल करने के फेवर में नहीं रहेगी अनटिल एंड अनलेस जिन कंडीशंस पे आपको बेल मिली है आपने उसको वायलेट कर दिया हो। तो अगर सपोज आपको ये कंडीशन पे बेल मिली थी कि आप जो है विटनेसेस को डराएंगे धमकाएंगे नहीं, या आप उस क्राइम को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, और आपने क्या किया, सेम क्राइम को रिपीट कर दिया, या फिर आप जाके कंप्लेनेंट को डराने लगे कि अपना केस वापस कर लो वरना तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारी पूरी फैमिली को मैं खत्म कर दूंगा। तो अगर इस टाइप की आप कंडीशंस कर रहे हैं तो ये सीरियस ग्राउंड्स हैं और आपको दी गई हुई बेल कैंसिल हो सकती है। अब बात करते हैं अनलमेंट ऑफ बेल ऑर्डर की। तो अनलमेंट ऑफ बेल ऑर्डर जो है ये है कि बेल आपको स्टार्टिंग में बेल देना ही गलत था, तो राइट फ्रॉम द इंसेप्शन आपको बेल दिया जाना गलत था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जैसे दूसरी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऑर्डर्स जो हैं वो एब्सोल्यूट नहीं हैं और जो उनसे सुपीरियर कोर्ट्स हैं वो उनकी लीगैलिटी को देख सकती हैं, सिमिलरली बेल ऑर्डर की भी लीगैलिटी को सुपीरियर कोर्ट देख सकती है। और अगर कोई ऐसा बेल ऑर्डर है जो कि लीगली परवर्स है, स्टार्टिंग में ही नहीं होना चाहिए, गलत चीजों को देख के दिया गया है, इररेलेवेंट फैक्टर्स पे दिया गया है, या रेलेवेंट फैक्टर्स को इग्नोर करके दिया गया है, या वो एकदम ही अनजस्टिफाइड है, लीगली अनसस्टेनेबल है, राइट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन, ऐसा नहीं है कि अक्यूज ने कुछ वायलेट किया है कंडीशन, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ही अक्यूज को बेल नहीं देनी चाहिए थी और उसको बेल दे दी गई है, तो सुपीरियर कोर्ट उस बेल ऑर्डर को अनल कर सकती है, ये उसका राइट है। तो यहां पे डिस्टिंक्शन मिल गया कैंसिलेशन ऑफ बेल और एनलमेंट ऑफ बेल पे। कैंसिलेशन ऑफ बेल वो हो गया जहां पे अक्यूज ने बेल की किसी कंडीशन को वायलेट कर दिया जो कि सीरियस था, जिस वजह से हमने बेल ऑर्डर को कैंसिल किया है। अनलमेंट ऑफ बेल ये है कि भाई नीचे वाली कोर्ट ने गलत दे दिया है, इसको बेल मिलना ही नहीं चाहिए था, इलीगल ऑर्डर है और ये बेल नहीं दी जा सकती। तो इसका डिस्टिंक्शन हमें यहां पे मिलता है। अब ये इस केस में क्या हुआ ये हम लास्ट में देखते हैं। इशू नंबर 2 था कि क्या स्पेशल एजेंसी से आपकी जो मांग है इन्वेस्टिगेशन करा दी जाए वो वैलिड है, और क्या हर सर्कमस्टेंस में स्पेशल एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन कराने की मांग को दिया जा सकता है। तो इस केस में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्पेसिफिकली देखा कि ऐसा कोई मटेरियल ऑन रिकॉर्ड नहीं है जो ये दिखाता हो कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्टेट पुलिस ने मैलिफाइड तरीके से की है, या फिर किसी बायसनेस के अंडर की है, या फिर उसमें ऐसा कुछ हो कि रिस्पोंडेंट का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो, या फिर पुलिस का कोई हाई रैंकिंग पर्सन उसमें इन्वॉल्व हो उस ऑफेंस में, जिससे इन्वेस्टिगेशन की क्रेडिबिलिटी शेक हो जाए। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी देखा कि भाई इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, कॉग्निजेंस लिया जा चुका है, कोर्ट के सामने केस चल रहा है, तो फिर जब ये सारे सर्कमस्टेंसेस सही हैं तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसे कोई जस्टिफिकेशन नजर नहीं आते हैं जिस कारण से वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस हो जिसमें वो अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करते हुए उस केस को ट्रांसफर करें फॉर इन्वेस्टिगेशन बाय स्पेशल एजेंसी। तो जब हम स्पेशल एजेंसी के पास केस को ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो हमें ये चीजें देखनी चाहिए कि हम ये प्लीड एंड प्रूव कर पाए कि स्टेट की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो क्यों इनकॉम्पिटेंट है, क्यों वो बायसनेस कर रहे हैं, क्या मैलिफाइड है, या फिर उसको एक अर्ली स्टेज पे प्लीड किया जाए। क्योंकि अगर लेटर स्टेज पे अगर हम कर रहे हैं और हम इन चीजों को नहीं प्रूव कर पा रहे हैं
तो क्या होगा, तो हमारी ये मांग नहीं ग्रांट हो पाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में स्पेशल एजेंसी को केस ट्रांसफर करने की मांग को रिजेक्ट भी किया है। अब थर्डली हम बात कर रहे थे कि भाई बेल एप्लीकेशन को फाइल करते समय क्या क्या गाइडिंग प्रिंसिपल्स होने चाहिए। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में अक्यूज ने अपने क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स को छुपा लिया। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताया कि उन्होंने क्वॉशिंग ऑफ एफआईआर की केसेस लगाई है, उन्होंने सक्सेसिव बेल एप्लीकेशंस लगाई है। उन्होंने इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने भी बड़ा ही पार्शियल डिस्क्लोजर किया अपने काउंटर एफिडेविट में, और मल्टीपल क्रिमिनल केसेस थे तो भी इसकी जानकारी नहीं दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला दिस इज नॉट आइसोलेटेड लैप्स, ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट के सामने गलती से छूट गया। इनकी टेंडेंसी ये है कि आधी अधूरी जानकारी बता रहे हैं, छुपा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करके या हाई कोर्ट को गुमराह करके ये क्या है, बेल लेना चाहते हैं। तो इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने एक जनरल गाइडलाइंस दी। उन्होंने क्या गाइडलाइंस दी हैं कि आप जब कोई बेल एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं तो आप सबसे पहले केस डिटेल बताएंगे। केस डिटेल में एफआईआर नंबर, डेट बताएंगे, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट बताएंगे, सेक्शंस कौन से इन्वोक्ड है वो बताएंगे, मैक्सिमम पनिशमेंट क्या प्रिस्क्राइब्ड है ये बताएंगे। ये हो गया केस डिटेल से संबंधित चीज। सेकेंडली बात करेंगे कस्टडी और प्रोसीजरल कंप्लायंस के बारे में। तो डेट ऑफ अरेस्ट क्या रहा है, कितने पीरियड वो कस्टडी में अंडरगॉन है, ये आप बताएंगे। फिर आप स्टेटस ऑफ ट्रायल बताएंगे कि स्टेज क्या है उस प्रोसीडिंग की, इन्वेस्टिगेशन है, चार्जशीट है, कॉग्निजेंस है, चार्ज पे है, ट्रायल हो चुका है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस चल रहा है, क्या हो रहा है ये बताएंगे। फिर टोटल नंबर ऑफ विटनेसेस कितने हैं चार्जशीट में, कितने प्रोसिक्यूशन विटनेस एग्जामिन हो चुका है ये बताएंगे। फिर बात आएगी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स के बारे में। तो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स के बारे में आप बताएंगे एफआईआर नंबर, पुलिस स्टेशन, सेक्शंस, और उन केसेस का स्टेटस क्या है, पेंडिंग है, एक्विटेड है, कन्विक्टेड है, आप इसकी इंफॉर्मेशन देंगे अपनी बेल एप्लीकेशन में। प्रीवियस बेल एप्लीकेशन आप कितनी लगा चुके हैं, किस कोर्ट के सामने लगा चुके हैं, उसका केस नंबर क्या है और उसका आउटकम क्या हुआ है, रिजेक्ट हुई है, आपने विड्रॉ किया है, ग्रांट हो गई थी, कैंसिल हो गई थी, जो भी उसकी सर्कमस्टेंस है आप वो बताएंगे। और कोर्सिव प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट क्या क्या ली गई हैं, क्या आपके अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट कभी इश्यू हुआ है, क्या आपको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कभी भी बताया गया है, तो आप ये चीजें बताएंगे। ये आप अगर देखें तो ये इस तरीके से टैबुलर फॉर्म में भी उन्होंने अपने इसमें मेंशन किया है। अब जब आप ये चीजें आपको बताना है, क्यों बताना है, क्योंकि अगर आप नॉन डिस्क्लोजर कर रहे हैं क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स का, प्रायर बेल रिजेक्शंस का, ड्यूरेशन ऑफ कस्टडी का, कंप्लायंस विद कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी सेफगार्ड्स का, आपके प्रोग्रेस ऑफ ट्रायल का, तो ये जो है ये गलत है। और ये आप ये सब छुपा के अगर बेल ले रहे हैं तो ये छुपा के बेल लेना होगा, और ऐसे में आपकी बेल का अनलमेंट हो सकता है। तो आपको इन चीजों को बता के इसमें अपना बेल एप्लीकेशन फाइल करना है। और इस चीज को इंश्योर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई मल्टीपल लोगों को इसमें डायरेक्शन दिया है। सबसे पहले तो आपको अपने बेल एप्लीकेशन में बताना है कि आपके पहले की बेल एप्लीकेशंस का क्या हुआ, अभी अगर कहीं पेंडिंग है तो उनके बारे में ये बताना है आपको। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सेम एफआईआर की कोई बेल है तो कोशिश करना चाहिए कि वो सेम जज के सामने लगे अनटिल एंड अनलेस वो जज साहब वहां से चले गए हैं या अब वहां पे वर्किंग में नहीं है। उसके बाद आपका जो टॉप ऑफ बेल एप्लीकेशन है वहां पे ये लिखना चाहिए कि ये फर्स्ट बेल है, सेकंड बेल है, थर्ड बेल है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ताकि कोर्ट के लिए कन्वीनियंट हो इस चीज को देखने के लिए। नेक्स्ट ड्यूटी कास्ट की गई है रजिस्ट्री ऑफ कोर्ट पे, कि रजिस्ट्री को इस संबंध में एक रिपोर्ट एनेक्स करना चाहिए कि कौन सी बेल डिसाइड हो गई है, क्या पेंडिंग है क्राइम इन क्वेश्चन के लिए। और उनको ये भी देखना चाहिए कि भाई कोई प्राइवेट कंप्लेंट्स वगैरह फाइल्ड है क्या इन केसेस के संबंध में ट्रायल कोर्ट के सामने सेम एफआईआर पे, इन चीजों के बारे में भी इंक्वायरी एक होनी चाहिए। उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स पे भी ड्यूटी कास्ट की गई है कि वो जो है स्टेट काउंसिल्स को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को इसके बारे में बताएंगे कि क्या इसके पहले इस इंसान की कोई बेल हुई है तो कब हुई है, कैसे हुई है, कहां लगी है, क्या प्रोसीडिंग्स हुई है, ताकि उनको भी इस बारे में पूरी जानकारी रहे। इसके अलावा जो बेल लेने आया है, अक्यूज का जो काउंसिल है उसके ऊपर ये ड्यूटी कास्ट की गई है कि वो खुद को एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कंडक्ट करे, अपनी मनमर्जी ना चलाए, झूठ चीजें ना रिप्रेजेंट करे। सो दैट पर्सन हैज टू वर्क एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, और उसे भी कोर्ट के सामने सारी जानकारी देनी चाहिए।
और इन सारी यूनिफॉर्म प्रोसेसेस को करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को डायरेक्शन दिया है और सारे रजिस्ट्रार हाई कोर्ट्स को भी डायरेक्शन दिया है कि सारे जजेस के बीच में भी इस जजमेंट को सर्कुलेट किया जाए और फॉर्मुलेट की जाए गाइडलाइन। तो अब जब हम इसको देखते हैं तो इसके कंक्लूजन में क्या निकलता है? कंक्लूजन में यह निकलता है कि आपको जब अपनी बेल एप्लीकेशन लगानी है तो आपको ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर करना है सारी चीजों का, कि आपने क्या किया था, कहां लगाया था, आपके अगेंस्ट ऑफेंस कौन सा है, आपके एंटीसीडेंट्स क्या हैं, ये सारी चीजों के बारे में। फिर क्या करना है? फिर जब ये लग जाएगी तो कोर्ट को ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए एक रैशनल डिसीजन लेना है कि आपको बेल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, कई अदर ग्राउंड्स को भी डिसाइड करते हुए। अगर रैशनल डिसीजन लिया है और आपको किन्हीं कंडीशंस पे दिया गया है और अगर आप उन कंडीशंस को वायलेट करते हैं तो आपकी बेल कैंसिल हो सकती है। और अगर आपने रैशनल ग्राउंड्स को बिना देखे आपने क्या कर दिया है, आपने कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी है इरैशनल ग्राउंड्स को कंसीडर करते हुए या रैशनल ग्राउंड्स को छोड़ते हुए, तो ऐसे में वो ऑर्डर स्टार्टिंग से ही एक गलत ऑर्डर होगा और सुपीरियर कोर्ट उसको एनल कर सकती है। और इसके साथ साथ जो थर्ड चीज हमने देखी वो ये है कि अगर स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने की मांग है तो क्यों वो स्टेट एजेंसी नहीं कर सकती उस मांग को, इसको बताना जरूरी है और ये बताते हुए उसको एक अर्ली स्टेज पे प्लीड करना जरूरी है। अगर हम ये चीजें बताते हैं तो हमें रिलीफ मिल सकती है अकॉर्डिंगली। अब कमिंग बैक टू दिस केस, इस केस में क्या हुआ कि इस केस के फैक्ट्स आपको पता है, वो फेक लॉ डिग्री को यूज करके अपने आप को प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बता रहा था। उसने क्या किया था, कई ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, कई ऐसी इंपॉर्टेंट एफआईआर्स को सप्रेस करके हाई कोर्ट से अपनी बेल ग्रांट कराई थी और उसके बाद उसने उसके बाद भी नहीं रुका, उसके बाद भी उसने एनरोलमेंट लिया इसी फेक डिग्री के आधार पर और ऐसे कई चीजें फिर भी सर्कुलेट करता रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बेल ऑर्डर को इलीगल परवेसिव मानते हुए उसको अनल किया और जो कंप्लेनेंट की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की मांग थी उसको भी डिनाई किया, क्योंकि कंप्लेनेंट ये नहीं शो कर पाए थे कि क्यों स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उसमें इनकॉम्पिटेंट है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, स्पेशली वन वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल कर चुके थे। सो आई होप इस केस का डिस्कशन ज़ीबा खान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और हम इसमें आगे जब भी बेल एप्लीकेशंस को मूव करेंगे इस केस का जरूर ध्यान रखेंगे। इस केस को आप अपने एंड पे भी देखिएगा, बहुत अच्छा केस है, बहुत लैंडमार्क रूलिंग्स को बहुत ही अच्छे से इसमें डिस्क्राइब्ड है, डिटेल्ड डिस्कशंस है। मैंने इसमें मेजर पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है, आई होप ये क्लियर होंगे। सो मिलेंगे अगली बार नए केस लॉ के साथ और वर्डिक्ट टुडे के नए एडिशंस के साथ। और तब तक याद रखना है कि लॉ सीखना है, समझना है, लेकिन रटना नहीं है। सी यू।